आज हम लोग देखेंगे ज्वार भाटा के प्रकार। किसी भी स्थान पर जो ज्वार और भाटा आते हैं उसकी ऊंचाई और निचाई सदैव एक समान नहीं होती है। कभी कंडीशन ऐसा आता है कि उसकी हाइट मैक्सिमम होती है और कभी वो हाइट मिनिमम होती है। हाइट मैक्सिमम का मतलब कभी जो पानी है, मान लीजिए ये लेवल है तो ये इतना उठा और कभी पानी जो है इतना ही उठता है। हमेशा पानी जो उठने का हाइट है सेम नहीं रहता है, कभी इतना उठता है तो कभी इतना ही उठता है। तो जब फोर्स मैक्सिमम होते हैं तो पानी का जो खिंचाव है, उठाव है, वो मैक्सिमम होता है और फोर्स मिनिमम होते हैं तो पानी का जो उठाव है वो मिनिमम होता है। तो एक लाइन में आप लोग ये समझिएगा कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तब फोर्स मैक्सिमम होता है। फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और जब ये तीनों 90 डिग्री पर होते हैं, चंद्रमा, पृथ्वी और सन, तब उस समय फोर्स मिनिमम होता है। उस समय फोर्स मिनिमम होता है। जब तीनों एक सीध में होते हैं उस समय जो टाइड की हाइट है वो मैक्सिमम होती है। और जब तीनों एक सीधे, तीनों 90 डिग्री पर होते हैं, समकोण पर होते हैं, तो उस समय टाइड की हाइट मिनिमम होती है। पानी उठता है, अब 90 डिग्री वाले में 5 मीटर उठा तो ई वाले में हो सकता है कि 10 मीटर भी उठ जाए। ठीक है। तो इसके अलावा ये तो फोर्स के वेरिएबिलिटी पर जो टाइड का हाइट है वो वेरी करते रहता है। इसके अलावे अदर जो कोस्टल फीचर्स हैं, तट हैं, इन तट के फीचर्स पर भी उसके हाइट डिपेंड करते हैं। तट कैसा है, तट कैसा है, कहाँ है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो लिखिए ज्वालामुखी करें ज्वार भाटा के प्रकार। उसमें कुछ और लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे थे। दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार हेडिंग दिलवाए थे, केवल फिगर बनवाए थे। चलिए लिखिए, लिखिए जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं, तीनों एक सीध में होते हैं, उस समय दीर्घ ज्वार, इसको इंग्लिश में स्प्रिंग टाइड कहते हैं। स्प्रिंग टाइड, दीर्घ ज्वार स्प्रिंग टाइड उत्पन्न होता है। होता है, लिखिए जब तीनों एक सीध में होते हैं, जब तीनों एक सीध में होते हैं तो इस स्थिति को युति वियुति, युति
VUT, और इंग्लिश में इसको सिजगी कहते हैं। SYZYGY, UT VUT कहते हैं, सिजगी, SYZYGY। तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? सिजगी। अब देखिए, इसमें सिजगी में दो पोजीशन होता है, कंजक्शन एंड ओपोजिशन। कंजक्शन एंड ओपोजिशन। लिखिए, सिजगी की दो भिन्न स्थितियां होती हैं। सिजगी की दो भिन्न स्थितियां होती हैं। कंजक्शन ब्रैकेट में यूटी, यूटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंजक्शन। यूटी कंजक्शन, और दूसरा ऑपोजिशन वीयूटी। ऑपोजिशन वीयूटी। लिखिए, कंजक्शन में सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के एक तरफ होते हैं। पृथ्वी के एक तरफ होते हैं। इसका मतलब है चंद्रमा, सूर्य तो अपने जगह पे है, ये चंद्रमा का जो पोजीशन ए है ये हो गया कंजक्शन, और जब उल्टा चंद्रमा घूम के इस साइड आ जाएगा पोजीशन बी पर, तो इसको कहेंगे ऑपोजिशन। लिखिए कि हाँ, क्या लिखे हैं? एक तरफ होते हैं और तीनों एक सीध में होते हैं। लिखिए, इसी स्थिति में सूर्य ग्रहण लगता है। इसी स्थिति में सोलर एक्लिप्स से सूर्य ग्रहण लगता है। और ये क्या होगा? पूर्णिमा होगा कि अमावस्या होगा? अमावस्या, क्योंकि चंद्रमा का लाइट वाला पोर्शन उधर है और डार्क वाला पोर्शन पृथ्वी के तरफ है। तो जब भी ध्यान दीजिएगा, सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के दिन लगेगा। और ये कब लगता है सूर्य ग्रहण? वैसे तो तीनों एक सीध में होता है, लेकिन कभी कभी एकदम तीनों एकदम एक लाइन में सेंटर में चला आता है। कि अब मान लो रात में आए तो कोई बात नहीं है, दिन के समय अगर चंद्रमा इन दोनों के बीच से गुजरने लगे, दिन के समय चंद्रमा इन दोनों के बीच से गुजरने लगे, मान लीजिए ये है पृथ्वी, इधर सूर्य, यहां से चंद्रमा गुजर रहा है, इसका मान लीजिए पाथ ऐसे है, माने एकदम ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो दिन के समय अगर गुजरने लगा तो क्या होगा कि जो सूर्य से प्रकाश आ रही है अब पृथ्वी पर नहीं आ पाएगी, सूर्य को ये ढक लेगा, सूर्य को ढक लेगा। तो यही हो गया सूर्य ग्रहण, यही हो गया सूर्य ग्रहण।
और चंद्र ग्रहण इस पोजीशन में, पृथ्वी बीच में आ जाएगी। मान लीजिए इधर सूर्य, ये पृथ्वी, इधर है चंद्रमा, तो चंद्रमा रात के समय एकदम ऐसा गुजरेगा कि जो सूर्य है और ये पृथ्वी है एकदम ठीक उसके पीछे चलाएगा रात के समय। तब अब देखिए, अब मान लीजिए इधर रात है, तो देखते हैं, हमेशा समाचार में सुनते हैं कि हाँ सूर्य ग्रहण लग रहा है लेकिन इंडिया से दिखाई नहीं देगा, चंद्र ग्रहण लग रहा है लेकिन इंडिया से दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मान लो अब ये है इंडिया, इंडिया में उस समय दिन है, आई बैक पोर्शन पर रात है, और उसी समय ये गुजर रहा है, तो ये पीछे वाले पोर्शन में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन इधर तो दिन है, इस वाले भाग पर चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा। तो इसीलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पृथ्वी पर सभी जगह एक साथ नहीं लगता है, और उसका एक ट्रैक्ट रहता है, रास्ता ऐसे गुजर रहा है, तो जहां से ही क्रॉस करेगा बस उतने ही दूरी पर लगेगा, पूरे पृथ्वी पर नहीं। ठीक है, सूर्य इधर है, पृथ्वी यहाँ है और चंद्रमा यहाँ है, तो चंद्रमा जो है रात के समय जब गुजरेगा तब चंद्र ग्रहण। अब जब ये इंडिया इधर है तो रात है, मान लो सूर्य इधर है और इंडिया इधर है तो रात है, और तब ये गुजरा तो इंडिया से दिखाई देगा, लेकिन इंडिया इधर है, इंडिया में दिन है और उस समय क्रॉस कर रहा है तो फिर नहीं दिखाई देगा। अभी हमारे जो साइंटिस्ट हैं सब कैलकुलेट करके रखे हुए हैं कब कब ग्रहण लगने वाला है, तो इनका रास्ता जो है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको पता है कौन कैसे चल रहा है, किसका पाथ क्या है, तो वो अभी से बताए हुए हैं कि आगे 20, 25, 50, 100 साल बाद कब, किस तारीख को, कितने बजे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगेगा, तो इनका रास्ता फिक्स है। आइए, तो हाँ क्या लिखे हैं, हाँ इस स्थिति में सूर्य ग्रहण लगता है। पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए और लिख लीजिए ये अमावस्या को होता है। फिगर पर उस दिन लिखे थे ना सब, अमावस्या पूर्णिमा, अमावस्या को होता है। अमावस्या के दिन क्या होता है, चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, एकदम पूरा जो अंधेरिया रात नहीं कहते हैं, काली रात, वो। पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए अपोजिशन की स्थिति में, लिखिए अपोजिशन की स्थिति में या अपोजिशन की स्थिति तब बनती है जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है। लेकिन ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण लगता है, ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण लगता है। यह स्थिति
पूर्णिमा, यह स्थिति पूर्णिमा के दिन होती है। इंग्लिश में क्या कहते हैं पोजीशन ए को? न्यू मून। नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा। इंग्लिश में पोजीशन ए को न्यू मून और पोजीशन बी को फुल मून। ये अमावस्या, अमावस्या के बाद कृष्ण पक्ष आता है कि शुक्ल पक्ष? शुक्ल पक्ष। माने अब अंजुरिया स्टार्ट होगा। अमावस्या के बाद क्या स्टार्ट होगा? शुक्ल पक्ष, अंजुरिया स्टार्ट होगा। धीरे धीरे चंद्रमा बड़ा होना शुरू होगा। नहीं होता है एकम, दूज, तो एकम का भी चांद नहीं दिखाई देता है, दूज का भी बहुत रेयर केस में दिखाई दिया, नहीं तो नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वो तुरंत लाइट में आता है, तुरंत ढल जाता है। तुरंत लाइट में आता है, तुरंत ढल जाता है। देखिए कैसे होता है। मान लीजिए ये इधर सूर्य, ये पृथ्वी, और तो यहाँ सुबह है। देखिए यहाँ सुबह, यहाँ दोपहर, यहाँ शाम, पृथ्वी ऐसे घूम रही है। ये आपके तरफ रखते हैं। देखिए मान लीजिए सूर्य उधर है, ठीक है, तो ये ठीक बीचों बीच दोपहर, यहाँ सुबह और यहाँ शाम, पीछे रात। देखिए पृथ्वी ऐसे घूम रही है। ये सुबह, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, फिर रात। तो जो भाग सूर्य के सामने है वहां, अब सोचिए शाम कहां हो रहा है? यहां। शाम इधर है। अब देखिए चंद्रमा का जो पोजीशन है, एकम और दूज को इधर रहता है। एकम दूज को इधर रहेगा, धीरे धीरे ये इसे बढ़ेगा, है ना। तब मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति है, अभी शाम हो ही रहा है, अभी चंद्रमा वहां है, अंधेरा होगा तो दिखेगा। तब तक क्या हुआ कि पृथ्वी ऐसे घूम गई। तब घूम गई तो अब चंद्रमा उधर नजर आएगा? नहीं आएगा। चंद्रमा है उधर, हम है यहाँ, अब घूम गया। दूसरे दिन 24 घंटा, देखिए अब 24 घंटा में जब ये फिर घूम के यहाँ शाम होने को आएगा, तो चंद्रमा कुछ आगे निकल आएगा, तो कुछ देर तक नजर आएगा। फिर अगले दिन चंद्रमा और कुछ आगे निकल आएगा, तो कुछ और ज्यादा देर तक दिखेगा। समझ में आ रहा है ना। अगले दिन कुछ और यहाँ आ गया, तो यहाँ शाम हो गया, तो इतना देर तक नजर आएगा ना। इस टाइप से होता है। चंद्रमा अपना पोजीशन हर दिन आगे बढ़ाते रहता है। पढ़े थे ना कि 52 मिनट घूमने में, 52 मिनट। आइए देखिए, तो आएगा आएगा, एक बार में आएगा, दो बार में। मान लो समझाएं, किसी को समझ में आया, किसी को नहीं आया। अब जिसको आ गया, जिसको नहीं आएगा, नहीं आया, वो उसको समझाएगा, है ना। अब चूंकि ये है 3 डायमेंशनल, तो इस पर बना के भी समझाना संभव नहीं है। बोर्ड 2 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल। मेरे ख्याल से आ गया होगा। लिखिए, तो कंजक्शन और ऑपोजिशन समझ गए। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक तरफ रहेगा तो कंजक्शन, और जब अपोजिट रहेगा यानी इनके बीच में पृथ्वी रहेगी तो अपोजिशन। ठीक है, हिंदी में युति वियुति। फिगर पर सब लोग लिखे हैं ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, फुल मून, न्यू मून, चेक करना पड़ेगा। सब हो गया आपको। कंजक्शन अमावस्या के दिन और अपोजिशन पूर्णिमा के दिन होती है। देखिए इन दोनों ही स्थितियों में तीनों एक सीध में होने से
इन दोनों ही स्थितियों में तीनों एक सीध में होने से सूर्य एवं चंद्रमा का संयुक्त आकर्षण बल, सूर्य एवं चंद्रमा का संयुक्त आकर्षण बल पृथ्वी पर कार्य करता है। फलतः पूर्णिमा एवं अमावस्या को सर्वाधिक उच्च ज्वार ब्रैकेट में लिखिएगा सामान्य से 20% अधिक, सामान्य से 20% अधिक ब्रैकेट बंद उत्पन्न होता है। जबकि भाटा की निचाई भी सर्वाधिक होती है। इधर देखिए लोग, जब जितना ज्यादा पानी इधर खींचेगा उतना ही ज्यादा यहाँ दबेगा भी। जैसे जैसे ज्वार की ऊंचाई बढ़ेगी तब भाटा की गहराई भी बढ़ेगी। तो ये अमावस्या और पूर्णिमा को हाईएस्ट टाइड है ना, सबसे ऊंचा ज्वार, और जो भाटा है वो उसकी गहराई सबसे ज्यादा रहेगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए लघु ज्वार नीप टाइड। देखिए 90 डिग्री वाले पोजीशन को कहते हैं नीप टाइड, लघु ज्वार। लिखिए NEAP, इस पोजीशन को 90 डिग्री वाले को नीप टाइड, लघु ज्वार हेडिंग दीजिए। लिखिए लघु ज्वार समकोणीय स्थिति में उत्पन्न होता है। लघु ज्वार समकोणीय स्थिति में उत्पन्न होता है। लिखिए ऐसी स्थिति शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष में सप्तमी या अष्टमी को होता है। सप्तमी या अष्टमी को होता है। इसे भी उपर्युक्त चित्र में दर्शाया गया है। उपर्युक्त चित्र में दर्शाया गया है। अब मान लीजिए हम यहाँ C और D लिख देते हैं, आप लोग जो लिखे हैं वो लिख लीजिए कि चंद्रमा की C और D स्थिति नीप टाइड की स्थिति है। आपके फिगर में क्या है? हाँ, जो होगा आपके फिगर में वो लिखिएगा। हाँ, B और C। हाँ, और कई बार D है, सब में अलग अलग है। हाँ, सबका अलग अलग है, अपना अपना लिखिए। 90 डिग्री वाला पोजीशन लिखना है। मेरे में C और D है, आप में जो है वो लिख लीजिए।
कि सी ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन नीप टाइड का है। देखिए ये इसमें 90 डिग्री बन रहा है, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, सूर्य उधर। उपर्युक्त चित्र में सी और डी, चंद्रमा की सी और डी की स्थिति नीप टाइड की स्थिति है। लिखिए समकोण पर होने से चंद्रमा एवं सूर्य का ज्वारीय बल, चंद्रमा एवं सूर्य का ज्वारीय बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। चंद्रमा एवं सूर्य का ज्वारीय बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। फलतः सामान्य ज्वार से भी नीचा ज्वार उत्पन्न होता है और भाटे की नीचाई अत्यंत कम होती है। अगला प्रकार है एपोजियन टाइड, पेरिजियन टाइड। लिखिए इन्हें मासिक ज्वार, मंथली टाइड, मासिक ज्वार, मंथली टाइड भी कहा जाता है। देखिए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इसकी कक्षा एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल को क्या कहते हैं? अंडाकार। इसकी कक्षा अंडाकार है। अंडाकार का मतलब देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा। तो ऐसे है चंद्रमा का रास्ता। एक समय चंद्रमा पृथ्वी से एकदम नजदीक होती है और एक समय दूर होती है। तो इस पोजीशन को पेरिजी और इसको एपोजी लिख दीजिए। पोजीशन ए और पोजीशन बी, ये अर्थ और ये मून। यही कहना चाह रहे थे, जब चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम दूरी पर होती है तो पेरिजी और अधिकतम दूरी पर रहती है तो एपीजी। ये है 4,07,000। नहीं 4 लाख नहीं, 40 लाख। ये नहीं 4 लाख में होगा, 4,07,000, 40 लाख 7,000।
हाँ 4 लाख ना हुआ, 4,07,000। हाँ उसे 70,000 ठीक है। और ये है 3,56,000, 3,56,000 किलोमीटर। इसको बना लीजिए। तो चंद्रमा एक समय होता है जब पृथ्वी से निकटतम दूरी पर होती है, उस समय पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,56,000 किलोमीटर होता है। और जब ये सबसे अधिकतम दूरी पर चंद्रमा होता है तब 4,07,000 किलोमीटर होता है। लिखिए कि अंडाकार होते, लिखिए अपनी अंडाकार कक्षा में, फिगर के नीचे लिखिए, लिखिए अपनी अंडाकार कक्षा में चंद्रमा पृथ्वी से जब सर्वाधिक दूरी पर होता है, यही गलती लिखी, सर्वाधिक दूरी पर होता है, तो इस स्थिति को एपोजी, इस स्थिति को एपोजी, और जब वह न्यूनतम दूरी पर होता है, न्यूनतम दूरी पर होता है, तो वह स्थिति पेरिजी कहलाता है। लिखिए एपोजी में, एपोजी में चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर एपोजी में चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर स्थित होता है, फलतः उसका ज्वारोत्पादक बल, ज्वारोत्पादक माने ज्वार उत्पन्न करने वाला बल न्यूनतम होता है, ज्वारोत्पादक बल न्यूनतम होता है। इसके कारण सामान्य ज्वार से निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। जब लघु ज्वार नीप टाइड और एपोजियन टाइड दोनों एक ही समय उत्पन्न हो रहे हों, तो असामान्य रूप से नीचा ज्वार उत्पन्न होता है। असामान्य रूप से नीचा ज्वार उत्पन्न होता है। इसमें ज्वार और भाटे का अंतर
अत्यंत कम होता है। पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए पेरिजी में चंद्रमा पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर स्थित होता है फलतः उसका ज्वारोत्पादक बल इस समय अधिकतम होता है। ज्वारोत्पादक बल इस समय अधिकतम होता है। लिखिए ऐसी स्थिति में सामान्य ज्वार से 20% अधिक ऊंचा ज्वार उत्पन्न होते हैं। 20% अधिक ऊंचा ज्वार उत्पन्न होते हैं। ऐसे ज्वार पेरिजियन टाइड कहलाते हैं। इस ज्वार के स्प्रिंग टाइड के साथ आने पर स्प्रिंग टाइड के साथ आने पर ज्वार की ऊंचाई असामान्य हो जाती है। जो अन्य दिनों ज्वार की ऊंचाई असामान्य हो जाती है, जो अन्य दिनों के स्प्रिंग टाइड से अधिक होती है। देखिए इधर देखिए, लोग जो लिखे हैं बता रहे, देखिए ये पेरिजी, मान लीजिए चंद्रमा सूर्य से पृथ्वी से एकदम नजदीक है, तो जब नजदीक रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक रहेगा, और जब दूर रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम रहेगा। तो नजदीक रहेगा तो पेरिजी में जो पानी का खिंचाव है वो ज्यादा होगा कि नहीं। तो पेरिजी वाले स्थिति में जो ज्वार की ऊंचाई है वो ज्यादा होती है, और एपोजी में ज्वार की ऊंचाई कम होगी। अब सुनिए, पेरिजी की स्थिति है और साथ में स्प्रिंग टाइड है, यानी कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिध में है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिध में है, और चंद्रमा एकदम पृथ्वी के निकटतम बिंदु पर है। वैसी स्थिति में समुद्र में असामान्य ज्वार आता है। ऐसे नॉर्मली ज्वार का ऊंचाई 7-8 मीटर रहेगा, तो अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ हो जाए कि तीनों एक सिध में रहे और चंद्रमा नजदीक भी रहे, तो ज्वार की ऊंचाई 12-15 मीटर हो जाएगा, और ये नाव वाव के लिए खतरा बन जाता है। तो नाव वाव को
अपना हिदायत दिया जाता है कि भाई देखो ये दोनों कंडीशन एक साथ बनने वाला है, मतलब समुद्र में न जाए। और इसके उल्टा कि जब चंद्रमा अधिकतम दूरी पर हो, जब चंद्रमा अधिकतम दूरी पर हो और 90 डिग्री वाला पोजीशन हो, माने इधर सूर्य, ये पृथ्वी और यहाँ चंद्रमा, तो ये वैसे भी नीप टाइड है। इसमें ज्वार की ऊंचाई बहुत कम होती है और ऊपर से चंद्रमा भी बहुत दूर है, तो ज्वार की ऊंचाई सबसे कम आएगी। तो एग्जाम में पूछेगा कि ज्वार की ऊंचाई सबसे कम कब होगा, तो ये दोनों कंडीशन जब एक साथ होगा, माने ये तीनों समकोण पर हो और एपोजियन वाली स्थिति हो, चंद्रमा अपने अधिकतम दूरी पर, तो उस स्थिति में ये न्यूनतम होगा। पढ़िएगा लोग तो समझ में आएगा। चलिए लिखिए। तो ये एपोजियन पेरिजियन देख लिए, पैराग्राफ चेंज करिए। लिखिए, इन दो प्रमुख प्रकारों के अतिरिक्त, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। लिखिए, इन दो प्रमुख प्रकारों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के ज्वार भी उत्पन्न होते हैं। अन्य कई प्रकार के ज्वार भी उत्पन्न होते हैं, जैसे ड्यूरेनल टाइड, दैनिक ज्वार, DIURNAL, ड्यूरेनल टाइड। ड्यूरेनल टाइड दैनिक ज्वार। दूसरा सेमी ड्यूरेनल टाइड, अर्ध दैनिक ज्वार, उसमें सेमी लगा दीजिए। सेमी ड्यूरेनल टाइड, अर्ध दैनिक ज्वार। तीसरा क्वार्टर ड्यूरेनल टाइड, QUARTER, क्वार्टर। दैनिक हो गया 1 रुपया, सेमी हो गया 50 पैसा, क्वार्टर हो गया 25 पैसा, यानी कि दिन में 4 बार आएगा, दिन में 4 बार। सेमी ड्यूरेनल दिन में 2 बार, अर्ध दैनिक, और दैनिक दिन में केवल 1 बार। अगला लिखिए, मिक्स्ड टाइड है, मिश्रित ज्वार, मिश्रित ज्वार, मिक्स्ड टाइड, MIXED। अब लिखिए पहला दैनिक ज्वार। लिखिए, दैनिक ज्वार चौबीस घंटे 52 मिनट में, दैनिक ज्वार 24 घंटे 52 मिनट में एक बार उत्पन्न होता है। लिखे थे ना, एक बार उत्पन्न होता है, जबकि अर्ध दैनिक ज्वार एक दिन में 2 बार उत्पन्न होता है। इनका अंतराल 12 घंटा 26 मिनट होता है।
पैराग्राफ चेंज करके लिए, क्वार्टर ड्यूरिनल टाइड, क्वार्टर ड्यूरिनल टाइड अपवाद स्वरूप उत्पन्न होते हैं, माने हर जगह ये नहीं आता है, अपवाद स्वरूप होते हैं। यहां एक दिन में 4 ज्वार आते हैं। यहां एक दिन में 4 ज्वार आते हैं, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण एक दिन में 4 बार आते हैं, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण इंग्लैंड के साउथहम्पटन में मिलता है। क्या हो, छूट गया? इंग्लैंड के साउथहम्पटन, साउथहम्पटन शहर है, में मिलता है। यहाँ 2 अटलांटिक ओशन से आता है और 2 इधर से नॉर्थ सी से घुस जाता है। साउथहम्पटन अभी दिखला रहे कहाँ है, ब्रिटेन के नीचे में है, में आता है। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखिए, मिश्रित ज्वार, मिश्रित ज्वार, मिक्स्ड टाइड अर्ध दैनिक ज्वार ही होता है। मिश्रित ज्वार अर्ध दैनिक ज्वार ही होता है, किंतु एक दिन में उत्पन्न दोनों ज्वारों एवं दोनों भाटों की क्रमशः ऊंचाई एवं निचाई, की क्रमशः ऊंचाई एवं निचाई समान नहीं होती है। समान नहीं होती है। चलिए, ये तो हो गया प्रकार, है ना। वैसे जान लीजिए, लिख लीजिए नोट में कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? बे ऑफ फंडी। लिख लीजिए, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? बे ऑफ फंडी। अभी दिखलाएंगे बे ऑफ फंडी कहाँ है। और इंडिया में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ओखा। इंडिया में सबसे ऊंचा ज्वार ओखा गुजरात में है। अभी दिखला रहे। अच्छा, टाइडल पोर्ट बताए थे ना, ज्वारीय पत्तन क्या होता है सोनाली? टाइडल पोर्ट, टाइड, हाँ, टाइड जब आए और मान लीजिए ये जमीन है, यहाँ बंदरगाह है, तो लो टाइड में ना पानी जब नीचे चल जाता है तो ये सूख जाता है, तो जहाज कैसे आएगा? तो जब टाइड आएगा, पानी का लेवल ऊपर उठेगा, तब जहाज अंदर आएगा। तो वैसे पोर्ट को कहते हैं टाइडल पोर्ट। कॉपी में लिख लीजिए। टाइडल पोर्ट का बेस्ट एग्जांपल है कलकत्ता बंदरगाह, उसको रिवराइन पोर्ट भी कहते हैं, नदीय बंदरगाह। क्यों? क्योंकि वो हुगली नदी पर है।
सकीना, टाइडल पोर्ट समझ में आया? ज्वारीय बंदरगाह कि जब ज्वार आए, पानी का लेवल ऊपर उठे और तब जब नाव इंटर करे उसको कहेंगे टाइडल पोर्ट है। ध्यान से समझिएगा कि पानी हम कैसे खींच रहे हैं, ऐसे। तो यहां से लेके यहां तक ना इसे खिंचाएगा पूरा, यहां से लेके तो जितना जगह है एक साथ यहाँ ज्वार होता है ना। और ये जो पोजीशन है एक साथ चपकता है, तो ऊपर से लेके नीचे तक एक साथ, यहां से लेके यहां तक भाटा होना चाहिए, है ना। अब सुनिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पता चलता है, देखिए पता चलता है कि ये पोजीशन यहां चंद्रमा है, यहां ज्वार है, तो यहीं पर भाटा है, ऊपर यहां भाटा आ जाएगा। भाटा यहां ना होना चाहिए, तो यही नीचे यहाँ ज्वार है, तो यही ऊपर में भाटा भी है। तब फिर होता है कि ऐसा कैसे हो जाता है? जब भी होना चाहिए तो इधर ज्वार और इधर ज्वार, यही ना पढ़े हम लोग, और यहाँ भाटा यहाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तब इस समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे थ्योरी दिए गए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो उसमें जो द बेस्ट थ्योरी है जो अभी हम लोग पढ़े वही है न्यूटन महोदय का। उसके अलावे भी दिए हैं, तो एग्जाम में ना न्यूटन वाला ही पूछता है, बाकी भी समझा देंगे, आपके बुक में भी दिया है। तो कल हम लोग देखेंगे ये न्यूटन का ग्रेविटेशनल थ्योरी और हम लोगों का ज्वार भाटा समाप्त।